हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो सॉरी गाइस, कुछ वजह से कुछ रीजंस की वजह से मैं आपकी 2-3 दिन क्लास है वो नहीं ले पाया। पर चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चों आपकी पूरी तैयारी ऑलमोस्ट 70 से 80% तैयारी आपकी हो चुकी है ना। और इससे भी ज्यादा हो चुकी है, इवन मैं कहूँ तो 80 से ज्यादा, आपकी 80% से जो ज्यादा तैयारी है वो हो चुकी है। सिर्फ थोड़ी बहुत तैयारी आपकी परीक्षा की रह गई है, जिसे हम आने वाले समय में जो 5 से 6 दिन का समय हमारे पास बचा हुआ है इसमें हम पूरा कर लेंगे। तो बिल्कुल भी परेशान मत हो बच्चों, बढ़िया से आपका पेपर जाएगा, चिंता वाली कोई भी बात है वो नहीं है। बच्चे बोल रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो बेटा एडमिट कार्ड के लिए अभी वेबसाइट पर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मैंने काफी बार इसको ट्राई किया हुआ है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड आपके डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, जल्दी ही आपके जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होने लगेंगे। एमपीएसओएस की वेबसाइट में कभी कभी प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड नहीं होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये तो हो गई आपके एडमिट कार्ड की बात। आज की इस क्लास में बेटा हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो कि साइंस के हैं। ठीक है, और इन्हीं में से काफी सारे क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकते हैं। तो अपन 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, साथ में उनके कॉन्सेप्ट को भी इस वीडियो में, सॉरी इस क्लास में समझने की कोशिश करेंगे। सो जल्दी से एक बार आप मुझे रेडी लिखकर बता दीजिए लाइव चैट में या कमेंट सेक्शन में, जल्दी से एक बार रेडी टाइप कर दो ताकि जो हम क्वेश्चंस हैं उनको करना स्टार्ट कर दें। बिल्कुल भी चिंता मत लो बेटा, अगर एग्जाम की डेट चेंज भी होती है या कुछ भी होता है तो हम आपको तुरंत उसकी जानकारी है वो जरूर देंगे। ओके, चलिए, तो बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। इनमें से एक प्राकृतिक जो बहुलक है वो क्या नहीं है। हमें बहुलक की बात बतानी है, बहुलक इनमें से क्या नहीं है। जैसे कि ऊन हो गया, रेशम हो गया, चमड़ा हो गया या फिर नायलॉन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर। इसमें से हमें नेचुरल बताना था। नेचुरल का मतलब होता है बेटा जो हमें नेचर से मिलता है, नेचर। ठीक है, लेकिन देखो जो ऊन है वो हमें नेचुरल तरीके से मिलती है, सिल्क भी हमें नेचुरल तरीके से मिलता है, लेदर भी हमें नेचुरल तरीके से मिलता है। लेकिन जो नायलॉन होता है, ठीक है, ये बच्चों ये होता है हमारा आर्टिफिशियल। क्या होता है? आर्टिफिशियल। ठीक है, जो नायलॉन होता है वो क्या होता है? आर्टिफिशियल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन, नायलॉन हो जाएगा। नायलॉन एक आर्टिफिशियल पॉलीमर होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। चमड़ा, रेशम और ऊन ये सारे हमारे नेचुरल होते हैं, लेकिन जो नायलॉन होता है वो कैसा होता है बच्चों? आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल का मतलब है जिसको मानव बनाता है, इंसान ने जिसको बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का वायुमंडल है, अर्थ एटमॉस्फेयर इज। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है? लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ, यानी पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत। दूसरा है अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी की सतह। तीसरा है ए और बी दोनों, यानी कि बोथ ए एंड बी। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दी एबव। तो देखो जो अर्थ का सरफेस है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारी अर्थ है, और जो अर्थ का सरफेस है वो पृथ्वी को चारों ओर से कैसे क्या किए हुए हैं बेटा? घेरे हुए है ना। पृथ्वी के चारों ओर एक गैस की एक परत है, एक लेयर है। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, परत यानी कि लेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परत यानी कि लेयर्स ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ। ठीक है, पृथ्वी की सतह। पृथ्वी की सतह बेटा जिस पर अपन जमीन पर अपन रहते हैं, जमीन यानी कि लैंड, ये पृथ्वी की सतह कहलाती है। तो ये हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होगा। एटमॉस्फेयर होगा हमारा लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ, यानी कि परत, वायु की परत जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, वो हमारी क्या हो जाएगी? वायुमंडल हो जाएगी, यानी कि एटमॉस्फेयर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है, यानी कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम मेटल इन एयर इज एन एग्जांपल ऑफ। देखो मैंने बेटा आपको जब ये भौतिक, रासायनिक, ऊष्मा गति की ये सारे परिवर्तन है वो पढ़ाए थे, मैंने जब आपको बताया था कि जहां पर भी जलना, कौन से वर्ड का यूज किया जाए? जलना। इंग्लिश में बोले तो बर्निंग। ठीक है, जहां पे बर्निंग यानी कि जलना वर्ड का यूज किया जाए, वहां पे हमेशा केमिकल,
केमिकल चेंज होता है, केमिकल का मतलब होता है रासायनिक, ठीक है। तो वहां पर हमेशा कौन सा परिवर्तन होता है, केमिकल चेंज। तो इसको आपको याद करना है, इसको आपको याद रखना है कि जहां पर भी जलने की बात की जाए और बर्निंग की बात की जाए वो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, यानी कि केमिकल चेंज। ओके, ये सारी चीजें देखो अपन पहले ऑलरेडी क्लासेस में समझ चुके हैं, टॉपिक को भी समझ चुके हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, ठीक है। दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और रेंसिडेंस, रेसिडेंस, इसको हाँ यही बोलते हैं, रेंसिडेंस बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है, जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज्ड होती है, इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। हिंदी में बोले तो ऊष्मा छेपी, ऊष्मा छेपी रिएक्शन होती है ये, जिसमें क्या होता है, जिसमें जिसमें हीट है वो निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन, ऊष्मा छेपी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिनमें ऊष्मा यानी कि हीट एब्जॉर्ब होती है, जिसमें हीट को एब्जॉर्ब यानी कि अवशोषित किया जाता है, वो हमारी ऊष्मा शोषी होती है। और जिनमें हीट प्रोड्यूस होती है, हीट निकलती है, वो हमारी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। तो इसको जरूर याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में भी आ चुका है, आईएमपी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसको जरूर से याद कर लेना बेटा, ये काफी बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन बच्चों फटाफट से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं दर्शाती हैं, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय मेटल्स, मेटल्स की इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है वो नहीं है। जैसे कि विद्युत चालकता, ध्वनिक प्रकृति, भंगुरता और तन्यता। देखो, विद्युत चालकता का मतलब है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि धातुएं अपने में से करंट को फ्लो होने देती हैं, तो ये एकदम राइट है। ध्वनिक प्रकृति, आप कभी भी धातुओं को ठोकोगे या पीटोगे तो उनमें से आवाज आती है, ये भी होता है। तन्यता, तन्यता का मतलब होता है धातुओं को आप खींच सकते हो, मेटल को आप पतले बार भी बना सकते हो, ये भी होता है। लेकिन बच्चों जो ब्रिटलनेस यानी कि भंगुरता होता है, ये हमारा अधातु का गुण होता है। किसका गुण होता है, अधातु का, यानी कि नॉन मेटल का, ठीक है। एक जो प्रॉपर्टी होती है वो किसकी होती है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन, भंगुरता यानी कि ब्रिटलनेस, इसका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। ये तीनों ए बी और डी, ये सारी हमारी मेटल्स की प्रॉपर्टी होती हैं, धातुओं की प्रॉपर्टी होती हैं, लेकिन जो भंगुरता है जिसको ब्रिटलनेस बोलते हैं, ये मेटल की प्रॉपर्टी है, वो नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 66, खाद्य सामग्री को संरक्षित करने के लिए उपयोग की जाने वाली अधातु है, विच नॉन मेटल इज यूज टू प्रिजर्व फूड आइटम्स। देखो यहाँ पे मैं बेटा जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे या फिर हो सकता है कि क्वेश्चन आपके पेपर में चुके हैं, ठीक है। तो विच नॉन मेटल इज यूज टू प्रिजर्व फूड आइटम, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर और नाइट्रोजन। तो बेटा जो नाइट्रोजन होती है, इसका उपयोग खाने वाली चीजों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इसका एटमॉस्फेयर में जो परसेंटेज होता है वो 78% होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। इसको मैं काफी बार आपको पढ़ा चुका हूं, जब भी मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया होगा ये क्वेश्चन आपको जरूर कराया होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर क्या हो जाएगा इसका, नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जिसका उपयोग किया जाता है, किसके लिए, इसका उपयोग किया जाता है बेटा खाने वाली चीजों को सुरक्षित रखने के लिए। आपने देखा होगा जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं इनमें भी नाइट्रोजन गैस है वो भरी होती है, जो कुरकुरे वगैरह चिप्स वगैरह आते हैं अपन बाजार से खरीदते हैं, उन सबके पैकेट में नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है ताकि वो खराब होने से उनको बचाया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक कठोर है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज द हार्डेस्ट, हीरा, पत्थर, ग्रेफाइट, चारकोल, चारकोल यानी कि डायमंड, स्टोन, ग्रेफाइट और चारकोल। देखो, सबसे हार्डेस्ट जो मेटल है ना, अभी तक जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है
वो हमारा हीरा है। हीरे को आप हथौड़े से भी तोड़ोगे तो ये नहीं टूटेगा। ठीक है, तो ये हीरा सबसे हार्डेस्ट है। और ग्रेफाइट होता है बेटा, जो ग्रेफाइट है, ये पहली बात तो ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल का मतलब अधातु है। क्या है? अधातु। लेकिन अधातु बोलेंगे इसको। लेकिन बच्चों इसमें से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत का चालन है वो होता है। यानी कि कैसा है? कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब होता है चालक। तो ग्रेफाइट ही एक ऐसी अधातु है जो कि विद्युत का क्या करती है? चालन करती है। मतलब इसमें से विद्युत है वो जा सकती है। बाकी कोई भी नॉन मेटल यानी कि अधातु विद्युत का चालन नहीं करती है। केवल जो ग्रेफाइट है यही बस जो विद्युत का चालन है वो करता है। ठीक है। और सबसे अच्छा जो चालक होता है यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबसे अच्छा चालक सबसे अच्छा चालक यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बच्चों ये हमारी एजी होती है। एजी मतलब सिल्वर। सिल्वर का मतलब चांदी। जो चांदी होती है वो सबसे अच्छा चालक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? चांदी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। देखिए एकदम बच्चे करेक्ट आंसर वो बता रहे हैं। अंकित, मानव, संस्कार शुक्ला, डबरा, तेजस्व, बहुत बढ़िया बेटा। सभी बच्चे एकदम करेक्ट आंसर बता रहे हैं। मतलब बच्चों ने बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन है वो क्लास में की है, अच्छे से पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है, दहन में कौन सी गैस सहायक होती है? विच गैस हेल्प्स इन कंबंशन? कंबंशन का मतलब होता है जलना। तो जलने में कौन सी गैस सहायक होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फिर जल? ठीक है, जल्दी से बताओ बेटा। बहुत सिंपल सा आंसर है, सभी को पता होगा। इससे सिंपल आंसर तो हो ही नहीं सकता कोई। ठीक है, तो बहुत इजी आंसर है, जल्दी से फटाफट से बता दो। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों ने फटाफट से आंसर बता दिया है, ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन गैस होती है ये एक ऐसी गैस होती है जो जलने में क्या करती है? हेल्प करती है, जलने में सहायता करती है। तो इसका 68 का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 68 का बी ऑप्शन ऑक्सीजन। चलिए एक बार मैं आपको इसका सबका प्रतिशत बता देता हूं। तो ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो 21% है। नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो 78% है। क्लोरीन वगैरह का कुछ परसेंटेज नहीं होता है। जल का जो फॉर्मूला होता है शुद्ध होता है वो H2O होता है। ऑक्सीजन का O2 होता है। नाइट्रोजन का N2 होता है। ठीक है, क्लोरीन का जो सिंबल होता है वो Cl होता है। क्लोरीन क्या है? गैस है। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। यानी कि द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव, सेल यानी कि कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया ही, गोल्गी बॉडी यानी कि गोल्गी का है। इनमें से कौन जीवन की आधारभूत संरचनात्मक इकाई एवं कार्यात्मक इकाई है? तो बेटा जो कोशिका होता है, कोशिका, इसको सेल बोला जाता है। ये हमारी जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। इसकी जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक ने कोशिका की डिस्कवरी की थी। कब की थी? 1665 में। ठीक है, किसमें की थी बेटा? वृक्ष की छाल, है ना, वृक्ष की छाल में इन्होंने, कॉर्क ऑफ प्लांट या कॉर्क ऑफ ट्री में इन्होंने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पेपर में कभी कभी आ जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है बेटा ऊर्जा का, कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह इसको कहा जाता है। ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस, क्या कहा जाता है इसको? पावर हाउस। ठीक है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको ऊर्जा ग्रह या फिर पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। कोशिका के बारे में पूरा चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। कोशिका क्या है, इसकी खोज किसने की थी, उसको आपको बढ़िया तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कॉपर टी है। व्हाट इज कॉपर टी इज? रोग निरोधक यानी कि डिजीज प्रिवेंशन, गर्भ निरोधक यानी कि कॉन्स्ट्रिप्शन, क्या बोलेंगे इसको? कॉन्ट्रसेप्शन। माफ करना, इंग्लिश थोड़ी मेरी कमजोर है। दंत उपकरण यानी कि डेंटल इक्विपमेंट, डिंबवर्धक यानी कि एग इनहेंसर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेटा जो कॉपर टी होती है गर्भ निरोधक होती है। इसको बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रसेप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नो नो नो, देखिए बहुत सारे बच्चे ए ऑप्शन बता रहे हैं बेटा। ए ऑप्शन नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर है वो बी ऑप्शन होगा। रोग निरोधक का मतलब होता है जो रोगों से बचाता है, जबकि जो कॉपर टी होती है वो गर्भ निरोधक होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कभी कभी आ जाता है, तो इसको आपको अच्छे से बढ़िया तरीके से याद है वो करके रखना है, आपको पता होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से होता है? यानी कि एनीमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच एलिमेंट? किसकी कमी से एनीमिया होता है? लौह तत्व, सल्फर, आयोडीन और कैल्शियम। देखो, एनीमिया का मतलब होता है बेटा खून की कमी। एनीमिया का मतलब क्या होता है बेटा? खून की कमी, है ना? यानी कि लॉस ऑफ ब्लड। खून खून में बेटा चार चीजें होती हैं। एक होता है अपना हीमोग्लोबिन, जिसको एचबी बोलते हैं। फिर होता है अपना आरबीसी। फिर होता है बच्चों अपना डब्ल्यूबीसी। और फिर होता है अपना प्लाज्मा या प्लेट्स, जिसको प्लेट बोलते हैं, प्लेट्स, है ना? तो जो एनीमिया होता है, जो खून की कमी होता है बच्चों, ये होता है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण? हीमोग्लोबिन, है ना? और हीमोग्लोबिन जो बढ़ता है बच्चों, वो बढ़ता है किससे? लोह तत्व यानी कि आयरन एलिमेंट से। ठीक है? जो हीमोग्लोबिन होता है वो लोह तत्व यानी कि आयरन में होता है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो लोह तत्व की कमी से होता है ना? एचबी क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। जब किसी में खून की कमी हो जाती है तो एनीमिया होता है। मैं यहाँ पे आपको एक प्रेफरेंस और बता देता हूँ। तो देखिए, जो मेल होते हैं बेटा, इनमें कम से कम 13 पॉइंट से खून है वो ज्यादा होना चाहिए। तो जो फीमेल होती है उनमें 12 पॉइंट। ठीक है? 13 पॉइंट और 12 पॉइंट, इस तरीके से खून है वो इससे ज्यादा होना चाहिए। मेल में 13 पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए, और जो फीमेल है उनमें 12 पॉइंट से ज्यादा है वो हीमोग्लोबिन होना चाहिए। हीमोग्लोबिन की जानकारी के लिए एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है सीबीसी। क्या होता है बेटा? सीबीसी। एक जांच होती है जिसको सीबीसी बोला जाता है। इसमें पता लगाया जाता है कि बॉडी में कितना हीमोग्लोबिन है वो है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है वो होता है? ठीक है? देखो, इलेक्ट्रॉन, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखिए, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? माइनस वाला होता है, तो इसको माइनस लिखेंगे। इस पर जो चार्ज होता है बेटा, वो होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलाम। इसको याद रखना, माइनस का 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलाम। ये जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन पर होता है। अगर हम प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पर बेटा प्लस का चार्ज होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है? प्लस का 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम। ये जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन पर होता है। ठीक है? न्यूट्रॉन पर नो चार्ज होता है। जो न्यूट्रॉन होता है इस पर कोई भी चार्ज है वो नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन पर हम लिख देंगे जीरो चार्ज। ठीक है? इलेक्ट्रॉन की बेटा जो खोज है वो जे जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे जे थॉमसन ने। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ क्विक रिवाइज करा रहा हूँ। जे जे थॉमसन ने प्रोटॉन की खोज की थी बेटा ई गोल्डस्टीन ने। ई गोल्डस्टीन। ठीक है? न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। किसने की थी? चैडविक ने। चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस का 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम। ई गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी प्रोटॉन की। इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम होता है। न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसकी जो खोज है वो चैडविक ने की थी। ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइनस का 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम। ठीक है? बहुत बढ़िया। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल का मान निर्भर नहीं करता। द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन। तो जब भी हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स के अपोजिट जो एक फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु पर काम करता है वो हमारा घर्षण बल होता है। ठीक है? तो जो घर्षण बल होता है वो किस पर काम नहीं करता? किस पर निर्भर नहीं करता है? पदार्थ की प्रकृति पर, यानी कि ऑन द नेचर ऑफ मैटर। दूसरा है संपर्क तल के क्षेत्रफल पर, यानी कि ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट प्लेन। भार पर, यानी कि ऑन लोड। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है? तो जो फ्रिक्शन का फोर्स होता है, ठीक है, वो बेटा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। ऑन द नेचर ऑफ मैटर। देखो, भार पर निर्भर करता है और संपर्क तल के क्षेत्र पर निर्भर करता है, लेकिन पदार्थ की प्रकृति पर जो डिपेंड है वो नहीं करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। और जो फ्रिक्शन का फोर्स होता है, एक फोर्स का कैसा होता है? अपोजिट होता है ना? कैसा होता है बेटा? ये अपोजिट होता है। और फोर्स की जो ऐसा यूनिट है, ये भी पेपर में आ जाता है। फोर्स की जो ऐसा यूनिट है बच्चों वो न्यूटन है। क्या है? न्यूटन। जो बल का ऐसा ही मात्रक है वो न्यूटन है। ठीक है? बल का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स बराबर एफ बराबर होता है हमारा एम ए। एम जहां पर मास होता है यानी कि द्रव्यमान, और ए वहां पर त्वरण होता है। तो ये हमारा बल का क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला होता है। ठीक है? ये बहुत बढ़िया।
किसी बच्चे ने कोई डाउट हैंड रेस किया है? एक बार अपन इनका डाउट समझ लेते हैं, इनको क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, मैंने अब हैंड रेस पे यहाँ पे जाने के लिए क्लिक किया तो बच्चा हट गया, कोई बात नहीं। चलिए, अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो हैंड रेस करके पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल ऊर्जा के स्रोत हैं। कोल, पेट्रोलियम, डीजल आर सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल है, इनप्लीकेबल है, मैन्युफैक्चरर है या फिर संग्रहित है। तो देखो, जो कोयल होता है यानी कि कोयला, पेट्रोलियम और डीजल, ये सारे बेटा अनवीकरणीय होते हैं। अनवीकरणीय मतलब अगर इनका एक बार यूज कर लिया तो उसके बाद फिर अपन इनका यूज है वो नहीं कर पाएंगे। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवीकरणीय क्या होते हैं? तो नवीकरणीय होते हैं बेटा सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट, सूर्य हो गया, पवन चक्की हो गया, ठीक है, पवन चक्की हो गया, पानी से जो बिजली बनाई जाती है वो सारे हमारे नवीकरणीय होते हैं। नवीकरणीय का मतलब होता है जिनको कभी भी जो खत्म नहीं होंगे, ठीक है, तो अनवीकरणीय होते हैं। कोयला, पेट्रोल, डीजल ये सारे क्या होते हैं बेटा? अनवीकरणीय होते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैटरी से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैटरी इज। विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। देखो, इसमें से आपको कंफ्यूजन होगी कि जो बैटरी से हमें ऊर्जा मिलती है वो कौन सी ऊर्जा होती है। तो देखो, बैटरी से बेटा जो हमें ऊर्जा मिलती है ना, वो उसमें बेटा क्या होता है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक बैटरी है, ठीक है, बैटरी, इसमें बेटा केमिकल भरा होता है यानी कि रसायन भरा होता है, ठीक है, और जब अपन इससे वायर को कनेक्ट करते हैं, वायर से वायर को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, तो अपन को इससे मिलती है इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या मिलती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना, यानी कि विद्युत ऊर्जा। तो बैटरी के अंदर जो ऊर्जा रहती है बच्चों, वो रासायनिक ऊर्जा रहती है, लेकिन अपन जो बैटरी से ऊर्जा लेते हैं वो हमारी कौन सी होती है? विद्युत ऊर्जा होती है। क्वेश्चन क्या था? बैटरी से प्राप्त होने वाली, यहाँ पे लिखा था प्राप्त होने वाली यानी कि ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो इसमें जो आंसर आएगा बच्चों को, ए ऑप्शन आएगा, विद्युत ऊर्जा। बैटरी से अपन विद्युत ऊर्जा लेते हैं ना कि रासायनिक ऊर्जा, तो क्या आंसर होगा इसका? ए ऑप्शन होगा। हो सकता है कि आपको पेपर में इसमें कंफ्यूजन हो जाए कि रासायनिक ऊर्जा है क्योंकि बैटरी के अंदर तो केमिकल भरा हुआ है ना। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, प्राप्त होने वाली, मतलब हमको प्राप्त हो रही है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो जो बैटरी से ऑब्टेन्ड होती है वो क्या होती है बच्चों? वो हमारी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा। क्लियर? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, ध्वनि है, साउंड इज टाइप ऑफ एनर्जी, टाइप ऑफ वर्क, टाइप ऑफ द फोर्स और नाइदर ऑफ द एबव यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि ऊर्जा का प्रकार, कार्य का प्रकार, बल का प्रकार और उपरोक्त में से कोई नहीं। बेटा जो ध्वनि होती है वो ऊर्जा का प्रकार होती है ना। ध्वनि क्या है? ऊर्जा का प्रकार है। टाइप ऑफ एनर्जी इज टाइप ऑफ एनर्जी। तो बेटा एनर्जी के काफी सारे टाइप होते हैं, चाहे वो साउंड एनर्जी हो, कौन सी एनर्जी हो? साउंड। चाहे वो चाहे वो लाइट एनर्जी हो यानी कि ऊर्जा, लाइट हो, प्रकाश हो, चाहे वो हीट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, ठीक है, चाहे वो क्या हो? इलेक्ट्रिसिटी हो। ये सारे जो टाइप्स होते हैं वो किसके होते हैं? एनर्जी के होते हैं, ठीक है। किसके प्रकार होते हैं बेटा? ये एनर्जी के होते हैं। मानव से भरे, मानव बताइए बेटा क्या प्रॉब्लम है आपको? मानव, कुछ पूछना चाहते हो आप? हाँ बेटा, इसके बाद आपकी हिंदी इंग्लिश की क्लास होगी, ओके। आपकी क्लास होगी 8:45 से। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ध्वनि क्या हो जाएगा? ऊर्जा का प्रकार हो जाएगा। इसके बाद है बेटा, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? यानी कि व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ हाउ मेनी कलर्स। तो जो श्वेत प्रकाश होता है बेटा वो 7 रंगों का मिक्सचर होता है, 7। 7 इसमें कौन कौन से रंग होते हैं? तो 7 इसमें बेटा जो रंग होते हैं वो होते हैं वैजानी, हपी, नाला, ठीक है। हिंदी में बोला जाता है बैजानी, हपी, नाला, और इंग्लिश में बोला जाता है विब्यूगर, VIVGYOR, ठीक है। अब कुछ ही बोला जाता हूं मैं तो उसको विब्यूगर ही बोलता हूँ। ओ आर लिखा हुआ है, ठीक है। तो वी से बैगनी, जा से जामनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। यानी कि वॉयलेट, इसको जामनी को क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं, याद नहीं है। नीले को ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड, ये होता है, ठीक है। श्वेत प्रकाश रंग कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंगों का मिश्रण होता है। 7 रंग कौन कौन से होते हैं? बैजानी, हपीनाला होते हैं, यानी कि इंग्लिश में विव्यूगर। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। परावर्तन के कितने नियम हैं?
हाउ मेनी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर देयर? परावर्तन के कितने नियम है? 6, 7, 5 और 2। तो बेटा परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये पहला नियम है। और आपतन कोण, अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतन कोण का मान परावर्तन के बराबर होता है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ये 2 नियम होते हैं। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किण्वन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस और फर्मेंटेशन। देखो, जब अपन ने वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर है वो पढ़ा था, यानी कि सूक्ष्म जीव वाला चैप्टर, तो मैंने बताया था कि जो किण्वन की प्रक्रिया होती है उसमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं? कवक करते हैं, फंगस, विषाणु यानी कि वायरस, ईस्ट यानी ईस्ट और शैवाल यानी कि एल्गी। तो जो किण्वन होता है, जिससे देखो जलेबी बनाई जाती है, ब्रेड बनाया जाता है और भी मैदे से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है फर्मेंटेशन से, उसमें बेटा जो पार्टिसिपेट करता है वो ईस्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, जो ईस्ट होते हैं ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इज ईस्ट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन, और आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का मात्रक है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज, जूल, कूलाम, वोल्ट और एम्पियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको चारों बताऊंगा। देखो, जो जूल होता है बच्चों, ये ऊर्जा का यानी कि एनर्जी का, एनर्जी जिसको बोलते हैं ऊर्जा, है ना। और एक कार यानी कि वर्क, वर्क ही एनर्जी होता है। तो जो जूल होता है बच्चों को एनर्जी और वर्क इसका होता है। वोल्ट होता है बच्चों हमारा किसका? विभव का या विभवांतर का। विभव जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या बोलते हैं? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो वोल्ट इसका होता है, एम्पियर हमारा धारा का होता है, धारा का मतलब करंट, करंट का जो ऐसा यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। और जो कूलाम होता है यानी कि चार्ज, चार्ज यानी कि आवेश, आवेश का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो कूलाम होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? बी ऑप्शन कूलाम हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सबके लिख दिए हैं, आपको इन सबको याद कर लेना है ना। पेपर में इनमें से किसी कोई सा भी एक पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर है वो बी ऑप्शन है, लेकिन आपको सभी को याद करना है। ठीक है, ओके। सो बच्चों, इस क्लास में हमने साइंस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसी तरीके की और क्लासेस हम आपके लिए लाते रहेंगे। सो इस क्लास को देखने के लिए थैंक यू सो मच। जल्दी मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरीके की जो वीडियोस है वो हमेशा देखने को मिलती रहती हैं। तो बाय बाय ऑल, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।